हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चुका है आज की झारखंड की बड़ी खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उत्तराखंड टनल से निकले झारखंड के 15 मजदूर पहुंचे रांची, हुआ भव्य स्वागत, सीएम से मिले। उत्तराखंड टनल से बाहर आए झारखंड के 15 मजदूर और उनसे मिलने गए 12 परिजन शुक्रवार रात 8 बजे इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट से रांची पहुंचे। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर मजदूरों का भव्य स्वागत किया गया। राज्य सरकार की ओर से श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता और विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने मजदूरों का स्वागत किया। वहीं भाजपा और कांग्रेस के भी कई नेताओं ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट के बाहर ढोल नगाड़े बजाकर मजदूरों का स्वागत हुआ। एयरपोर्ट से निकलने के बाद सभी मजदूरों को बस में बैठाकर सीधा मुख्यमंत्री आवास ले जाया गया। सीएम से मुलाकात के बाद उन्हें सर्किट हाउस में ठहराया गया और आज शनिवार को सभी अपने अपने घर जाएंगे। टनल से निकले जमशेदपुर के डुमरिया के टिंकू सरकार ने कहा है कि 16 दिन तक हर पल भगवान से यही दुआ मांगता रहा कि किसी भी तरह सही सलामत बाहर निकल जाएं। घर की याद आ रही थी, बीमार माँ, भाई बहन, सबका चेहरा सामने घूम रहा था। हर दिन महज 600 रुपए की दिहाड़ी पर काम कर रहा था। परिवार को छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहता था, लेकिन मजबूरी है। माँ बीमार रहती है, बहन की शादी करवानी है, काफी जिम्मेदारियां हैं। अगर झारखंड में अच्छा काम मिल जाए तो क्यों बाहर जाएंगे। उन्होंने टनल से रेस्क्यू करने के बाद केंद्र सरकार और झारखंड वापस लाने के लिए हेमंत सरकार को धन्यवाद दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पलामू को 188 योजनाओं की दी सौगात। 68.67 लाख रुपए की परिसंपत्तियां बांटी। पलामू में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि इसका उद्देश्य समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्तियों के दरवाजे तक सरकार की योजनाओं और सेवाओं को पहुंचाना है। सुदूर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले हर गरीब और जरूरतमंद की समस्याओं का समाधान उसके घर पर मिले, इसलिए हर पंचायत में शिविर लगाए जा रहे हैं। यहाँ अधिकारियों की पूरी टीम मौजूद है। आप सभी इन शिविरों में आकर कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 100 करोड़ 69,89,000 रुपए की लागत से निर्मित 113 योजनाओं का उद्घाटन किया। वहीं 75 योजनाओं की आधारशिला रखी। इन योजनाओं पर करीब 104 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के 6,53,152 लाभुकों के बीच करीब 68 करोड़ 67 लाख रुपए की परिसंपत्तियां बांटी। मुख्यमंत्री ने लोगों से कहा है कि चाहे आपको राशन कार्ड बनवाना हो या पेंशन योजना का लाभ लेना, जाति, आवासीय, शैक्षणिक या अन्य प्रमाण पत्र की जरूरत हो, या फिर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ना चाहते हैं, आपको प्रखंड और डीसी ऑफिस का अब बार बार चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा। अब आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लगने वाले शिविरों में आप आएं। आपको यहां आपकी जरूरत के अनुकूल योजना से आच्छादित किया जाएगा और आपकी समस्या का समाधान भी होगा। मैट्रिक इंटरमीडिएट एग्जाम में बदलाव, ओमार सीट पर नहीं, सिर्फ उत्तर पुस्तिका पर होगी परीक्षा। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की 2024 और 2025 में होने वाली परीक्षा में बदलाव कर दिया है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा अब ओमार सीट और उत्तर पुस्तिका पर अलग अलग नहीं होगी। ये परीक्षाएं सिर्फ उत्तर पुस्तिका पर होंगी। ऑब्जेक्टिव सवाल के उत्तर भी छात्र छात्राओं को उत्तर पुस्तिका पर ही लिखने होंगे। राज्य सरकार ने मैट्रिक व इंटर में पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के अंक और सवालों की संख्या में कटौती कर दी है, जबकि सब्जेक्टिव प्रश्नों के अंकों व प्रश्नों की संख्या में बढ़ोतरी की जा रही है। 2024 की मैट्रिक इंटर की परीक्षा में 30% अंकों के ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, जबकि 50% अंक के प्रश्न लघु व दीर्घ उत्तरीय रहेंगे। बचे 20% अंक आंतरिक मूल्यांकन के लिए दिए जाएंगे। वहीं 2025 की परीक्षा में 20% अंक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे और 60% अंक के सब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। 20% अंक का आंतरिक मूल्यांकन होगा। शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने इसके लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल को इसका निर्देश दिया है। पाकिस्तान सीमा पर शहीद हुए झारखंड के लाल किशन दुबे की मां को गृह मंत्री ने किया सम्मानित। हजारीबाग के मेरू में बीएसएफ के 59वें स्थापना दिवस पर पाकिस्तान सीमा पर शहीद हुए झारखंड के लाल किशन दुबे की मां को गृह मंत्री ने वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। शाह ने किशन दुबे की मां को पुलिस मेडल 4 मेडल पीएमजी मरणोपरांत प्रदान किया। जानकारी हो कि 9 जुलाई 2015 को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिला के नौगांव सेक्टर में एफडीएल पोस्ट पर तैनात किशन दुबे की दुश्मनों की गोली से मौत हो गई थी। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस 2023 की पूर्व संध्या पर इताड़ी निवासी शहीद किशन दुबे के मेडल की घोषणा की थी। शाह ने कहा कि शहीद के परिवारों को मैं कहना चाहता हूं कि आपके परिवार को जो नुकसान हुआ है उसकी कोई भरपाई नहीं है, लेकिन 130 करोड़ की जनता आपके परिवार के बलिदान पर हमेशा गर्व करती है। हमेशा यह इतिहास के पन्नों पर दर्ज रहेगा। बीएसएफ देश की प्रथम रक्षा पंक्ति है। बीएसएफ है तो हमें चैन की नींद आती है। देश के विकास के लिए सीमा को सुरक्षित
आप करते हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। जब जब भी देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, सीमा सुरक्षा को हमने प्राथमिकता दी। मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षा, विकास और लोकतंत्र की प्रक्रिया तीनों को बढ़ावा दिया गया। सीमा के क्षेत्र में 1,000 करोड़ के बजट के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की शुरुआत हुई। सीमा वाले क्षेत्र में अनेक कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत हुई। रामगढ़ के कुज्जू में कोयला व्यवसायी कल्याण पांडे के ऑफिस पर फायरिंग, बाल बाल बचे। कोयलांचल क्षेत्र कुज्जू कोयला मंडी ट्रांसपोर्ट नगर में शुक्रवार की शाम अपराधियों ने गोलियां चलाकर सनसनी फैला दी। इसके कारण कोयला व्यवसायियों में दहशत का माहौल है। इधर घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे कुज्जू ओपी प्रभारी विनय कुमार ने घटनास्थल से 3 खोखा बरामद किया है। बताया जाता है कि कोयला व्यवसायी कल्याण पांडे के कार्यालय में बाइक सवार 2 अपराधियों ने लगातार 3 फायरिंग कर दी। एक गोली कार्यालय के बाहर दीवार में जा लगी, जबकि 2 इधर उधर निकल गई। कोयला व्यवसायी कल्याण पांडे ने बताया कि पूर्व में अनजान नंबर से कई बार धमकी भरा फोन आ चुका था। शुक्रवार शाम को कोयला का ऑक्शन को लेकर अपने कार्यालय में अपने पार्टनर राजेश्वर प्रसाद के साथ बैठे हुए थे। इसी क्रम में सड़क के पास पूर्व से खड़े ट्रक के पीछे से अचानक फायरिंग हुई। इससे हम दोनों बचने के लिए अपने अंदर वाले कार्यालय में चले गए। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं परीक्षा के नतीजों को लेकर किया बड़ा बदलाव। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई ने कहा है कि अब 10वीं और 12वीं के नतीजे में कोई डिवीजन या डिस्टिंक्शन नहीं दिया जाएगा। सीबीएसई के परीक्षा कंट्रोल संयम भारद्वाज ने कहा है कि अब 10वीं और 12वीं के नतीजे में ओवरऑल डिवीजन, डिस्टिंक्शन या एग्रीगेट अंक नहीं दिए जाएंगे। अगर किसी ने 5 से अधिक विषय लिए होंगे तो उसके लिए टॉप 5 विषय क्या होंगे, इसका फैसला शैक्षणिक संस्था लेगी, जिसमें छात्र दाखिला लेंगे या फिर उन्हें नौकरी देने वाले तय करेंगे। भारद्वाज ने कहा है कि बोर्ड ना तो परसेंट की गिनती करेगा और ना ही नतीजे में परसेंट दिए जाएंगे। कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम रद्द होने से बिफरी भाजपा, कहा सनातन विरोधी और पाखंडी है झारखंड सरकार। बाबा बागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पलामू में 10 से 12 दिसंबर तक आयोजित होने वाले कार्यक्रम को अनुमति नहीं दिए जाने पर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने राज्य सरकार पर हिंदू और सनातन विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री को तुष्टीकरण की राजनीति बंद करनी चाहिए। एक विशेष वर्ग को खुश करने के उद्देश्य से राज्य की हेमंत सरकार हिंदू और सनातन धर्म को मानने वालों का लगातार विरोध कर रही है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू हृदय सम्राट हैं। उनके झारखंड में आने से समाज में समरसता और एकता का संदेश जाता, लेकिन राज्य की सनातन हिंदू विरोधी और पाखंडी सरकार को यह रास नहीं आया। रांची वालों सावधान, ट्रैफिक नियम उल्लंघन को देख रहा ऊपर वाला, 1 साल में कटे 1.4 लाख चालान। राज्य में सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए शहर की हर चौक चौराहों पर कुल 750 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इनमें से 650 कैमरे एजेंसी द्वारा लगाए गए थे, जबकि 200 कैमरे स्मार्ट सिटी की एजेंसी द्वारा लगाए गए हैं। इसके अलावा शहर के 60 लोकेशन पर ट्रैफिक उल्लंघन कैमरे और 63 लोकेशन पर सर्विलांस सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों की मदद से ट्रैफिक विभाग ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों से करीब 1.5 लाख ऑनलाइन चालान इस साल काटे हैं। इन कैमरों की मदद से शहर में चोरी की घटनाओं को भी ट्रेस किया जा रहा है। रांची ट्रैफिक एसपी कुमार गौरव ने बताया है कि शहर के सभी सीसीटीवी कैमरे की मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम से हो रही है। उन्होंने कहा है कि शहर के किसी इलाके से जब किसी वाहन की चोरी होने की खबर मिलती है तो उस वक्त पर ANPR कैमरे की सहायता से चोरी हुए उस वाहन की गाड़ी नंबर को रजिस्टर्ड कर दिया जाता है, जिसके बाद वह वाहन ANPR कैमरे की नज़र में आता है तो उस वाहन के मूवमेंट को कंट्रोल रूम में कैप्चर कर उसमें डायरेक्ट अलर्ट जारी कर दी जाती है। गौ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, मवेशियों से लदे 2 कंटेनर सहित 3 वाहन जब्त। चेकिंग के दौरान अनियंत्रित हुआ वाहन। गिरिडीह जिले के डुमरी के NH-19 पर पुलिस ने मवेशियों से लदा 2 कंटेनर सहित एक पिकअप वैन को पकड़ा है, जिसमें लगभग सैकड़ों की संख्या में मवेशी लोड हैं। घटना निमियाघाट थाना क्षेत्र की है। बताया जाता है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मवेशियों से लदा कंटेनर धनबाद की ओर जा रहा है, जिसके बाद पुलिस NH-19 इसरी बाजार के समीप चेकिंग अभियान चलाकर गाड़ी चेक कर रहे थे। इसी दौरान मवेशियों से लदा कंटेनर पुलिस टीम को ही अपना निशाना बनाते हुए गाड़ी को पुलिस टीम की तरफ मोड़ दी, जिसके बाद मवेशी गाड़ी में एक बाइक फंस जाने के कारण पुलिस टीम बाल बाल बच गई।
वहीं पुलिस ने मवेशी तस्करों के 8 सदस्यों को भी हिरासत में ले लिया है। चेकिंग के दौरान बोलेरो पिकअप वैन अनियंत्रित होकर पलटी हो गई, जिसमें 8 मवेशियों की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस दोनों मवेशी लोड कंटेनरों सहित जो है बोलेरो पिकअप वैन में लोड मवेशियों को मधुबन गौशाला ले जा रही है। झारखंड में 11वीं और इंटर परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की तारीख घोषित। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की ओर से 11वीं का परीक्षा फॉर्म और इंटर परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की तिथि घोषित कर दी गई है। 4 दिसंबर तक बिना विलंब शुल्क के ऑनलाइन फॉर्म भरा जा सकेगा। चालान के माध्यम से बैंक में शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 8 दिसंबर तक है। वहीं विलंब शुल्क सहित ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए 7 से 11 दिसंबर तक की तिथि निर्धारित की गई है और चालान के माध्यम से बैंक में 15 दिसंबर तक विलंब शुल्क भरा जा सकेगा। काउंसिल की ओर से कहा गया है कि 6 दिसंबर के बाद जनरेट होने वाले सभी चालान विलंब शुल्क के साथ जनरेट होंगे। वर्ष 2024 में झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा मैट्रिक व इंटरमीडिएट की परीक्षा 6 फरवरी से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। परीक्षा 26 फरवरी 2024 तक होगी, जबकि प्रैक्टिकल परीक्षा 29 फरवरी से 12 मार्च 2024 तक ली जाएगी। विद्यार्थी 25 जनवरी 2024 से काउंसिल की वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। मुझसे छिपकर मिलना चाहते हैं विपक्ष के नेता, मंच पर लगता है शर्म, पलामू में बोले सीएम हेमंत। सीएम हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को पलामू में बीजेपी के नेताओं पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि विपक्ष के नेता उनसे सार्वजनिक तौर पर नहीं बल्कि छिप छिपाकर मुलाकात करना चाहते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री ने कहा है कि पढ़े लिखे लोगों के लिए जेपीएससी और जेएसएससी के माध्यम से नौकरी निकल रही है। अभी हजारों नियुक्तियां निकलने वाली है। हमारे कम पढ़े लिखे, ज्यादा पढ़े लिखे और नहीं पढ़े लिखे लोगों के लिए भी मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना है। सरकार आपको पूंजी देगी, आप आवेदन दीजिए, आप जो रोजगार करना चाहते हैं करें। आवास देने की बात पर केंद्र सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारे। हमने निर्णय लिया है कि पीएम आवास से बेहतर आवास बनाकर देंगे। इसके लिए जितना खर्च होगा हम करेंगे। हम सिर्फ भाषण नहीं देते हैं, हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। विपक्षों को विकास नहीं दिखता। जब सबको पेंशन मिल रहा है, योजना का लाभ मिल रहा है, तो ये किस तरह का चश्मा पहने हुए हैं कि इनको विकास नहीं दिखता है। ये लोग टीना का चश्मा पहने हुए हैं, झूठ का पिटारा लेकर ये लोग चलते हैं। ये लोग विचित्र हैं। इनको मंच पर आने में शर्म लगता है, लेकिन बंद कमरे में आने के लिए तैयार रहते हैं। हम बंद कमरा वाला बात नहीं जानते हैं। हम जो अंदर से हैं वही बाहर से भी हैं। जामताड़ा में नया साइबर फ्रॉड, कुरियर नहीं आई तो गूगल से नंबर निकालते वक्त रहें सावधान। 2 साइबर फ्रॉड गिरफ्तार। अगर आपका भी कुरियर समय पर डिलीवर नहीं होता है तो गूगल पर कुरियर सर्विस का मोबाइल नंबर सर्च कर कॉल करने की भूल ना करें, वरना भरा हुआ बटुआ एक झटके में खाली हो सकता है। जी हां, जामताड़ा साइबर पुलिस ने ऐसे ही साइबर अपराध के सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो एनएडेस्क के माध्यम से गूगल पर अपना मोबाइल नंबर डालकर आंध्र प्रदेश के लोगों को ठग रहे थे। कुरियर का पता लगाने के लिए जब कोई इन्हें कॉल करता था तो ये लोग जो है ऐप डाउनलोड करने के लिए कहते थे, जिसके ओटीपी लेकर क्राइम करते थे। जामताड़ा एसपी अनिमेश नैथानी ने शुक्रवार को प्रेस ब्रीफ में कहा है कि साइबर अपराध नियंत्रण करने की दिशा में यह कार्रवाई साइबर डीएसपी तथा थाना प्रभारी के नेतृत्व में करमाटांड़ थाना क्षेत्र में की गई है, जहां से पप्पू मंडल और अजय दास को गिरफ्तार किया गया है। गिरिडीह पुलिस ने नशे के खिलाफ छेड़ा अभियान, शाम ढलते ही दे रही है दबिश। झारखंड के गिरिडीह में पुलिस ने नशेड़ियों के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। गिरिडीह पुलिस जगह जगह अभियान चला रही है। उन संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है जहां नशेड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है। बताया जा रहा है कि पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा के निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है। एसपी के निर्देश पर नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी अपनी पूरी टीम के साथ शाम होते ही जिला के सभी बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन तथा संभावित जगहों पर घूम रहे हैं और नशेड़ियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस नशे के लिए इस्तेमाल होने वाली प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है। पुलिस वैसे लोगों की पहचान में जुटी है जो नियमित रूप से नशा करते हैं। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में भिड़े गोमिया विधायक लंबोदर व पूर्व विधायक योगेंद्र धक्का मुक्की। गोमिया प्रखंड की बड़की सीधाबारा पंचायत के तुस्को फुटबॉल मैदान में शुक्रवार को सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन हुआ। लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण को लेकर गोमिया के विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो और पूर्व विधायक योगेंद्र प्रसाद महतो आपस में भिड़ गए। विवाद बढ़ने पर दोनों नेताओं के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की शुरू हो गई। एक दूसरे पर कुर्सियां भी फेंका फेंकी भी हुई। शुरू में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। शिविर में आए ग्रामीण अपनी जो है आवश्यकता अनुसार योजनाओं का आवेदन पत्र जमा कर रहे थे। इस मौके पर जो प्रखंड कार्यालय की ओर से कुछ लाभुकों के बीच परिसंपत्ति
परिसंपत्तियों का वितरण किया जाना था। कार्यक्रम में पूर्व विधायक सह मंत्री का दर्जा प्राप्त योगेंद्र प्रसाद महतो पहले से मौजूद थे, लिहाजा उन्होंने प्रखंड के अधिकारियों से कहा कि उनकी सरकार है, इसलिए वे परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे। इस पर अधिकारी दबाव में आ गए और योगेंद्र महतो के हाथों परिसंपत्तियों का वितरण शुरू कर दिया। इसी बीच वर्तमान विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो कार्यक्रम में पहुंच गए और पहुंचते ही अधिकारियों से कहा कि कैसे परिसंपत्तियों का वितरण किया जा रहा है, प्रोटोकॉल का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है। इतना सुनते ही पूर्व विधायक योगेंद्र महतो ने कहा कि हमारी सरकार है, वह परिसंपत्तियों का वितरण कर सकते हैं। इसी बात को लेकर दोनों ओर से बहस होने लगी, माहौल गर्म हो गया। वहां मौजूद दोनों नेताओं के कार्यकर्ता भी बहस में शामिल हो गए और दोनों ओर से धक्का मुक्की हुई। वहां रखे टेबल कुर्सी भी फेंकी हुई, कार्यकर्ताओं के बीच लात घूंसे भी चलने लगे। वहां मौजूद कुछ प्रबुद्ध लोगों व प्रशासन कार्यकर्ताओं को समझाकर अलग किया। इसके बाद मामला शांत हुआ। मछली पकड़ने के दौरान डैम में डूबे शख्स का 3 दिन बाद मिला शव। सिमडेगा के पाकरटांड थाना क्षेत्र अंतर्गत कोबान डैम में डूबे अमित बारला का शव 3 दिन के बाद गुरुवार की शाम डैम से बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि पिता पुत्र नाव से मछली पकड़ने के लिए बीते सोमवार को कोबांग डैम में गए थे, जहां उनकी नाव पलट गई थी। हादसे के शिकार हुए 3 साल के बच्चे का शव मंगलवार को ग्रामीणों के सहयोग से डैम से निकाला जा सका, लेकिन उस दिन अमित बारला का शव नहीं मिल पाया था। घटना के बारे में ग्रामीणों ने बताया है कि अमित अपने 3 साल के बेटे आसियाना के साथ सोमवार को नाव से कोबान डैम में मछली पकड़ने के लिए निकला था। इसी दौरान नाव अचानक डैम में पलट गई और दोनों डूब गए। डैम में डूबे अमित और उसके पुत्र की ग्रामीणों ने सोमवार को काफी खोजबीन की, लेकिन दोनों का पता नहीं चल सका। हालांकि मंगलवार को ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद 3 साल के बच्चे का शव निकाला। इधर लापता अमित की खोजबीन के लिए पत्नी लेता बारला पुलिस प्रशासन से लगातार गुहार लगाती रही थी। पुलिस ने रांची से एनडीआरएफ की टीम बुलाने की तैयारी की थी। हालांकि गोताखोर गुरुवार को अमित को डैम से बाहर निकालने में सफल हुए। कार के नीचे लगा था बम, कार मालिक ने बताया पिता और भाई से चल रहा है विवाद, पिता देते हैं धमकी। राजमहल पुलिस ने एक कार के नीचे से 2 देशी जिंदा बम बरामद किया है। राजमहल थाना क्षेत्र अंतर्गत कसबा पंचायत के नया बस्ती गांव के निवासी लक्ष्मी नारायण मंडल के कार रजिस्ट्रेशन नंबर JH18H6211 के नीचे से बम मिलने पर लोगों के बीच दहशत का माहौल बना हुआ है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार की सुबह करीब 8 बजे वह अपने घर से कार में सवार होकर दूसरे गांव काला पत्थर में निर्माण करवा रहे मकान की देखरेख करने पहुंचे थे, जहां काम कर रहे मजदूरों ने कार के नीचे थैला फंसे होने की बात कही। जब थैला हटाने लक्ष्मी नारायण मंडल गए तो देखा कि रस्सी की सहायता से थैले को कार में बांधा गया है। रस्सी को काटकर थैले को बाहर निकाला तो देखा कि उक्त थैले में 2 जिंदा बम हैं, जिसे देख सभी के होश उड़ गए। इसके बाद पुलिस को दूरभाषा के माध्यम से उक्त घटना की जानकारी दी गई। सूचना मिलने पर एसआई अमन कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और जिंदा बम को निष्क्रिय कर मामले की छानबीन में जुट गए। लक्ष्मी नारायण मंडल ने पुलिस को बताया कि उनका अपने पिता तथा भाई से आपसी विवाद चल रहा है। उनके पिता पेशे से ट्रक चालक हैं और आए दिन उन्हें ट्रक से कुचलने की धमकी देते रहते हैं। बोकारो में माओवादियों ने लगाए पोस्टर, शहीद सप्ताह को लेकर भारत बंद का ऐलान। नक्सलियों ने दर्ज की इलाके में अपनी उपस्थिति। बोकारो में माओवादियों ने पोस्टर लगाए हैं। पोस्टर में शहीद सप्ताह मनाने का जिक्र है। पोस्टर बोकारो के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र नावाडी प्रखंड स्थित बैंक नारायणपुर थाना क्षेत्र के कई इलाकों में लगाए गए हैं। पोस्टर देखकर इलाके के लोगों में दहशत फैल गई है। नक्सलियों ने पिलपिलो, गोवाडी, काछो, गोनियाटो, धवैया और कंजकीरो सहित कई स्थानों पर पोस्टर लगाए गए हैं। इस पोस्टरबाजी से नक्सलियों ने इलाके में अपनी उपस्थिति एक बार फिर दर्ज की है। नक्सलियों ने शहीद सप्ताह के तहत 22 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। पोस्टर की सूचना मिलने के बाद बैंक नारायणपुर थाना पुलिस ने कई स्थानों से पोस्टर को हटाया है। दूसरी तरफ पुलिस जंगल में नक्सल विरोधी अभियान भी तेज कर रही है। इन तमाम प्रयासों के बाद भी नक्सली इलाके में एक्टिव हैं और पोस्टर लगा रहे हैं। साहिबगंज और अवैध खनन केस में आरोपी सुनील यादव ने दाखिल की जमानत याचिका। साहिबगंज में 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन मामले का आरोपी सुनील यादव जेल में हैं। सुनील यादव की तरफ से लगातार जमानत अर्जी कोर्ट में दाखिल की जा रही है। फिर से खुद को निर्दोष बताते हुए सुनील यादव ने झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। याचिका में उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ जो भी आरोप लगाए गए हैं वो निराधार हैं। अवैध खनन मामले में उनकी कोई संलिप्तता नहीं है। बता दें कि सुनील यादव की ओर से अधिवक्ता सब्यसाची ने जमानत अर्जी दाखिल की है। सुनील यादव अवैध खनन आरोपी दाऊ यादव के भाई हैं।
सीआरपीएफ जवान के साथ 73 लाख की धोखाधड़ी, जगन्नाथपुर थाना में केस दर्ज। सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन खुंटी में पदस्थापित हवलदार संजीत कुमार ने जमीन के नाम पर 73 लाख रुपए धोखाधड़ी करने के मामले में जगन्नाथपुर थाना में केस दर्ज करा है। संजीत कुमार ने बताया कि आरोपी ने लटमा बाजार स्थित शिव मंदिर एयरपोर्ट के पीछे मेरे और मेरे भाई के साथ जमीन देने के नाम पर एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट के बाद मेरे और भाई ने 73,16,000 रुपए का भुगतान किया, लेकिन पैसों का भुगतान करने के बाद भी रजिस्ट्री नहीं की गई। दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक संजीत कुमार ने कहा है कि मेरे और मेरे भाई से जमीन के नाम पर 73 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई है। दोनों भाइयों द्वारा जिन 28 लोगों के अकाउंट में पैसे भेजा गया है, इसकी पूरी डिटेल पुलिस को दे दी गई है। पुलिस दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू कर दी है। आरंभिक जांच में पता चला है कि मुख्य आरोपी संजीव कुमार पिछले 2 साल से लापता है। अन्य लोगों की जांच जारी है। जैनियों के चंद्रप्रभु मंदिर के लोकार्पण समारोह में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। 50 करोड़ की लागत से हुआ भव्य निर्माण। गिरिडीह डुमरी मुख्य पथ स्थित बराकट नदी तट पर लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से बने नवनिर्मित चंद्रप्रभु मंदिर के भव्य लोकार्पण समारोह में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा शुक्रवार को गिरिडीह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ मंदिर का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह सौभाग्यशाली है कि जैन मुनियों की तपोभूमि से उन्हें और यहाँ के एक भाजपाई का सीधा साक्षात्कार होने का मौका मिला। इस धरती से चुनाव जीतने का उत्साह और झारखंडियों के सम्मान की ताकत भी उन्हें मिलती है। ऐसे में पूरा मधुबन और इस नए चंद्रप्रभु मंदिर के लोकार्पण समारोह में शामिल होना उनके लिए सुखद अनुभव है। गढ़वा में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से 3 लाख की छिनतई। जिले के मेराल थाना मुख्यालय में शुक्रवार को स्वयं सहायता समूह की 2 महिलाओं से 3 लाख रुपए की छिनतई कर 2 मोटरसाइकिल सवार फरार हो गए। जानकारी मिलते ही थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घटना को लेकर सूर्या जागृति स्वयं सहायता समूह मकुना मेराल की सदस्य समा बीबी पति इफ्तिखार अंसारी द्वारा मेराल थाना में आवेदन दिया गया है, जिस पर समूह की अध्यक्ष मैमून बीबी पति, शमशेर सचिव हसबुन बीबी पति, सरताज अंसारी एवं कोषा अध्यक्ष जो है खुशबुन बीबी स्वर्गीय जन्नत हुसैन के भी हस्ताक्षर हैं। महिलाओं द्वारा बताया गया है कि उन चारों के द्वारा ग्रामीण बैंक से समूह के ऋण खाते से 3 लाख रुपए की निकासी की गई थी। ये लोग रुपए को झोला में लेकर बैंक से एक साथ जाने के लिए निकले थे, परंतु बस स्टैंड में जरूरी काम से जो है मैमून बीबी एवं जो है खुशबुन बीबी रुक गई। रुपयों से भरा झोला जो है समा बीबी के पास था, जिसे लेकर हसबुन बीबी के साथ दोनों साथ घर जा रही थी। इसी बीच बस स्टैंड से महज लगभग 300 मीटर की दूरी पर मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग आए और झोला छीनकर भाग गए। मोटरसाइकिल सवार अपराधी जो है पैसा लूटने के बाद बस स्टैंड की तरफ से ही आराम से निकल गए। घटना के बाद दोनों महिलाएं रोते हुए हल्ला करने लगी। आसपास के लोग कुछ समझ पाते तब तक मोटरसाइकिल सवार आराम से भाग निकले। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। उस इलाके अशोकनगर में धड़ल्ले से होती है ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री। 30 पुड़िया के साथ याकूब अंसारी गिरफ्तार। रांची पुलिस ने ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री कर रहे युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक का नाम याकूब अंसारी है। याकूब अंसारी अशोकनगर के गेट नंबर 4 के पास ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री कर रहा था। मामले की जानकारी मिलने के बाद अरगोड़ा थाने की पुलिस अशोक नंबर के गेट नंबर 4 पर पहुंची, जहां पर पुलिस को देखकर युवक भागने लगा। पुलिस की टीम ने खदेड़कर उसे गिरफ्तार किया। तलाशी के क्रम में पकड़े गए युवक के पॉकेट से 30 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद हुआ। सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि युवक ने अशोकनगर को अपना नया ठिकाना बना लिया था और वहां के आसपास के युवाओं को ब्राउन शुगर बेचा करता था। पुलिस इस मामले में कई अन्य लोगों की तलाश में जुट गई है। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर महिलाओं ने दिया धरना। पुलिस प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर शुक्रवार को सुदामडी थाना की सैकड़ों महिलाओं ने धरना दिया। महिलाओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन लोगों का कहना था कि पुलिस की शीतलता के कारण धनबाद और आसपास इलाकों में अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर है। पुलिस के द्वारा मुकदमा होने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की जाती है। पुलिस प्रशासन कान खोलकर सुन ले कि अब ऐसा नहीं चलेगा। महिलाएं जाग गई है। इस 1 दिवसीय धरना से भी पुलिस की नींद नहीं टूटी तो वह आमरण अनशन करने से भी परहेज नहीं करेंगे। बता दें कि धरने पर बैठी महिलाओं ने आरोप लगाया है कि 11 सितंबर को राघवेंद्र कुमार पांडे एवं महेश कुमार सिंह ने मारपीट की, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर जो है गालियां दी। इसके बाद पहले तो थाना वाले मुकदमा लेने से परहेज कर रहे थे,
लेकिन बाद में बलियापुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन मुकदमा दर्ज होने के 1.5 माह बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई। महिलाओं के निशाने पर सिंदरी के डीएसपी थे। महिलाओं ने यह कहकर अपना धरना खत्म कर दिया कि 15 दिनों के भीतर अगर जिला और पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो 18 दिसंबर से रणधीर वर्मा चौक पर महिलाएं आमरण अनशन को बाध्य होंगी। बेरमो में युवक का गला रेत पत्थर से कुचला सिर, घर से 500 मीटर दूर मिली लाश। बोकारो के बेरमो अनुमंडल के एक जंगल से युवक का शव बरामद किया गया है। युवक की बेरहमी से हत्या की गई है। पहले गला रेता गया, इसके बाद पत्थर से कूच दिया गया। युवक की पहचान टीकाहारा पंचायत के बुटगोड़वा गांव निवासी सागेन सोरेन के रूप में हुई है। सागेन की उम्र 20 साल बताई जा रही है। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची मामले की छानबीन में जुटी है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना गोमिया प्रखंड अंतर्गत महुआटांड़ थाना क्षेत्र के चटनिया टोला की है। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार सागेन गुरुवार सुबह हर दिन की तरह नित्य क्रिया के लिए गया था। इसके बाद वह नहीं लौटा। शाम तक नहीं आने के बाद परिजनों को उसकी चिंता होने लगी। खोजबीन करने पर सागेन के छोटे भाई को घर से 500 मीटर की दूरी पर लहूलुहान हालत में भाई की लाश मिली। उसके तुरंत बाद माता पिता को मामले की जानकारी दी। पुलिस को बताया गया। घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कोडरमा में शुरू होगी एक पेड़ 5 यूनिट फ्री बिजली योजना। पायलट प्रोजेक्ट के तहत एक पेड़ 5 यूनिट फ्री बिजली योजना की शुरुआत कोडरमा से होगी। यह योजना राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों के लिए है। इसे लेकर झारखंड बिजली वितरण निगम ने मैकेनिज्म तैयार कर लिया है। योजना का लाभ लेने के लिए पेड़ का व्यास कम से कम 20 सेंटीमीटर चौड़ा होना चाहिए। जानकारी के अनुसार शहरों में लगाए पेड़ों की गिनती नगर निकाय के अधिकारी द्वारा की जाएगी। इसके बाद इसकी जानकारी वन विभाग को दी जाएगी। बता दें कि झारखंड बिजली वितरण निगम के मैकेनिज्म को जेबीवीएनएल, वन विभाग और नगर निकाय द्वारा की जाएगी। जेबीवीएनएल से मिली जानकारी के अनुसार अगर कोई उपभोक्ता अपनी आवास या फिर अपनी जमीन पर एक पेड़ लगाता है तो उसे 5 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इस योजना की सीमा 5 पेड़ या 5 यूनिट तक रहेगी। इसी तरीके से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।